नमस्कार साथियों। आज के अध्याय में हम बात करने वाले हैं संसद सदस्य, जिन्हें हम सांसद कहते हैं। अभी तक हम बात करते आए हैं सरकार गठन कैसे हुई, सरकार का गठन कैसे हुआ, गठबंधन सरकार क्या होती है, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, स्पीकर का काम क्या होता है, और मंत्रिमंडल के बारे में, मंत्रिपरिषद के बारे में, प्रधानमंत्री का कार्यालय। और बेसिकली ये सारी चीजें तभी आती हैं जब आप सांसद बनते हैं, संसद सदस्य बनते हैं। क्योंकि जब तक आप सांसद नहीं होंगे, संसद सदस्य नहीं होंगे, तब तक ना तो आप लोकसभा जा सकते हैं, ना राज्यसभा जा सकते हैं, ना आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ना आप मंत्री बन सकते हैं, ना आप लोकसभा के स्पीकर बन सकते हैं। मतलब सारी चीजें जो शुरू होती हैं वो शुरू होती हैं एक संसद सदस्य से, जिसे हम सांसद कहते हैं। और जो हमारा जनप्रतिनिधि होता है, मैंने पहले के कई वीडियो में ये चीज समझाई है कि हमारा जनप्रतिनिधि होता है लोकसभा में या राज्यसभा में, प्रतिनिधित्व करता है राज्य से। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे, यही समझेंगे कि आखिर एक सांसद क्या होता है। सांसद क्या विशेषाधिकार मिलते हैं सांसद को, क्या काम करता है सांसद, और क्या सांसदों को जो सुविधाएं मिलती हैं, क्या क्या मिलती हैं उनको सुविधाएं, उन सुविधाओं के ऊपर होने वाला जो खर्च जो है वो आखिर कहां से आता है, सुविधाएं उनको क्यों मिलती हैं, और क्या ये मिलनी चाहिए, कम होनी चाहिए, या इनको बढ़ा देना चाहिए। ये सबसे वीडियो के आखिर में हमारा एनालिसिस होगा। तो साथियों, ये मैं आपको कई वीडियो में पिछले बता भी चुका हूं। आप लोगों को सामान्य जानकारी ये होती भी है, हमको सबको पता होता है कि एक संसद सदस्य होता है, सांसद होता है, एमपी भी जिसको कहते हैं, ज्यादातर एमपी शब्द का प्रयोग किया जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का शॉर्ट फॉर्म है एमपी। तो उसका मतलब भी यही होता है संसद सदस्य, कि एक संसद सदस्य होता है जो जब चुनाव होते हैं तो चुनाव से चुन के आता है। जैसे कि अभी चुनाव हुए थे और लोकसभा के लिए, और संसद सदस्य चुन के आए, सांसद चुनकर आए लोकसभा। राज्यसभा में भी सांसद होते हैं, लेकिन उनका चुनाव दूसरे प्रकार से होता है। मैं आपको बता चुका हूँ इस बारे में, वीडियो पहले ही बना चुका हूँ कि चुनाव कैसे होता है, डायरेक्ट चुनाव, इनडायरेक्ट चुनाव, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये सब मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ। आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा। तो एक सांसद चुन के आता है जिसे हम जनप्रतिनिधि कहते हैं, हमारे ही मत के द्वारा। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे यहाँ मतगणना कैसे होती है। मत मतलब आप कैसे सांसद चुनते हैं या विधायक कैसे चुनते हैं, और मतगणना कैसे होती है, कैसे विजेता घोषित किया जाता है, आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। तो जब इलेक्शन हो गया, चुनाव हो गया, एक सांसद लोकसभा का चुन करके आ गया, चुन गया मतलब अपने क्षेत्र से, शपथ हो गई। शपथ होने के बाद वो एक सांसद बन जाता है अपने क्षेत्र। अब सांसद बन गया क्षेत्र का, अब कार्य क्या क्या करेगा, उसके पास क्या क्या कार्य है। देखिए, जनप्रतिनिधि है, तो जनप्रतिनिधि को हमारे यहाँ, हमारी व्यवस्था में सबसे ज्यादा महत्व इसलिए दिया गया है, वो किसी भी स्तर पर जनप्रतिनिधि हो, चाहे केंद्रीय स्तर पर हो, मतलब चाहे आपका सांसद हो या विधायक हो, या उससे छोटे स्तर पर आपका नगर निगम का पार्षद हो, या उससे भी छोटे स्तर पर आपका गांव का प्रधान, या किसी नगर पालिका का कोई चेयरमैन, नगर परिषद का या नगर पालिका का। तो जनप्रतिनिधि को इसलिए ये सम्मान दिया जाता है, या जनप्रतिनिधि को सबसे ऊपर इसलिए रखा गया है क्योंकि वो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, जनता का प्रतिनिधित्व, मतलब कि वो अपने क्षेत्र विशेष की, जहां से वो चुन के आया है,
वहां की जनता का वो प्रतिनिधि है, उनकी बात को वो वहां अपने सदन में रखेगा, जहां के लिए भी वो चुना गया। तो जैसे लोकसभा, अभी हम सांसद की बात कर रहे हैं, तो लोकसभा के लिए चुन के आया है तो लाखों लोगों का प्रतिनिधि होता है भाई, तो उसको तो थोड़ा सम्मान मिलना ही चाहिए। थोड़ा क्या, बहुत सम्मान मिलता है। और सबसे पहले जो चीज शपथ लेते ही सांसद के साथ होती है, वो क्या होती है कि उनके नाम के आगे लग जाता है माननीय। वैसे आप गाली दे सकते हो, लोकतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग देते हैं गालियां, और उल्टा सीधा भी बोलते हैं, नाम भी ढंग से नहीं देते, वो सारी बातें अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन जब आप आधिकारिक रूप से कहीं लिखा हुआ देखेंगे, तो वहां पर यही लिखा होगा माननीय सांसद, माननीय संसद सदस्य। तो माननीय सबसे पहले उनके नाम के आगे लग जाता है शपथ लेते ही। अब माननीय लगने के बाद ये जनप्रतिनिधि जो हैं, ये हो गए खास। खास अभी तक तो माननीय थे, माननीय नहीं थे, अभी तक तो आम आदमी थे, अब ये हो गए खास। तो सबसे पहले इनके काम की बात कर लेते हैं कि आखिर इनका कार्य क्या होता है। अभी यहाँ पर आज के वीडियो में हम बात जो कर रहे हैं वो राज्यसभा और लोकसभा सांसद की बात कर रहे हैं, तो आप लोग इससे कंफ्यूज ना हो कि इसके बारे में बात। अब लोकसभा पहुंच गया सांसद आपका, जीत के चुनाव जीत के, आप लोगों ने उसे चुना, या हो सकता है आपने ना भी चुना हो, लेकिन उसे सबसे ज्यादा मत मिले होंगे तो वो जीत गया। मैंने बताया है कि हम इसको कैसे काउंट कैसे करते हैं। तो उसके बाद इनका जो काम शुरू होता है, देखिए अगर सत्ता पक्ष का सांसद है तो सबसे पहले काम होगा उसका सरकार गठन की प्रक्रिया में हिस्सा लेना, अपना नेता चुनेगा, मंत्री चुना जाएगा, ये सब चीजें। अगर विपक्ष का सांसद है, या किसी भी मतलब सत्ता पक्ष में भी नहीं है विपक्ष में भी नहीं है, तो वो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा। विपक्ष का होगा तो विपक्ष का नेता चुना जाएगा, एजेंडा उनको तैयार करना होता है कि क्या है कैसे। सरकार का होगा तो सरकार की तरफ से बोलेगा, विपक्ष का होगा तो विपक्ष की तरफ से बोलेगा, और अगर दोनों में से किसी में भी वो शामिल नहीं है तो अपनी बात वो रखेगा। तो सबसे पहला काम जो होता है वो यही होता है इनका कि जिस क्षेत्र विशेष से जहां से आप चुन करके आए हैं, वहां की जो समस्या, वहां आम लोगों की जो समस्याएं हैं, वहां क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, उनको वहां पर उन मुद्दों को उठाना, उन मुद्दों को संसद के समक्ष रखना, यानी कि आप देश के समक्ष, अपने राष्ट्र के समक्ष उन समस्याओं को रख रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों से जो ट्रेंड देखने में आ रहा है लोकसभा चुनाव में, वो ये आ रहा है कि एक व्यक्ति विशेष के ऊपर, सत्ता पक्ष या विपक्ष, एक व्यक्ति विशेष के ऊपर केंद्रित हो जाता है चुनाव, और उसी कौन संसद सदस्य चुन के आ रहा है इससे मतलब ही नहीं रह जाता है। किसी के नाम की लहर चलती है, उसके नाम पे जो जहां से खड़ा होता है चुनाव जीत जाता है। तो मेरे हिसाब से ये गलत, क्योंकि आप देश के लिए तो अच्छा नेता चुन सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा आदमी चाहिए ना जो आपके क्षेत्र की समस्याओं को वहां पर रख सके, बता सके, आपके क्षेत्र में सुधार कर सके। अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट दे देता हूँ, बीजेपी का कैंडिडेट हमारे यहाँ से कोई भी है, लेकिन मैं वोट दे रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी के नाम। अब यहाँ दिक्कत ये हो जाएगी कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट दे दिया, ठीक है, एक मजबूत नेतृत्व चाहिए, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन वो व्यक्ति जो यहाँ से जीत के चला गया अगले 5 साल मुझे दिखाई भी नहीं देगा, तो आखिर मेरे घर के बाहर की सड़क कौन बनवाएगा? या मुझे किसी चीज की जरूरत होगी, किसी सर्टिफिकेट की जरूरत होगी, या सरकार की योजनाएं जो सरकार बनाएगी उनको लागू करने का जब नंबर आएगा, तो वो व्यक्ति पता नहीं अवेलेबल होगा नहीं होगा, गायब होगा, कहाँ होगा। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए, और इसीलिए कहा जाता है कि जागरूक होकर आपको वोट करना चाहिए। हालांकि पॉलिटिक्स एक अलग मैटर है, जब हम बात करेंगे भारतीय राजनीति की तो अलग इस पर बात करेंगे। यहाँ पर ये संदर्भ था तो मैंने ये चीज छेड़ दी, और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं, किसी के लिए भी हो सकता है। मान लीजिए मैं राहुल गांधी के लिए सोच के
किसी कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दे दूं तो बात तो वही है ना भाई, राहुल गांधी तो आएंगे नहीं यहाँ मेरा सड़क बनवाने मेरे घर के बाहर की। उसके लिए तो सांसद को ही पकड़ूंगा ना मैं, और सांसद मिलेगा नहीं, और वोट तो मैंने राहुल गांधी के लिए दिया था। तो दोनों बातें हो गई। तो यहाँ पर बात व्यक्ति विशेष की, पार्टी विशेष की नहीं है, एक साधारण बात है। हमें सबको सोच समझ के जागरूक होके ही मतदान करना चाहिए। अब पहला काम तो इनका हो गया ये। दूसरा काम क्या होगा, अगर ये सरकार में शामिल है, सरकार में शामिल है मतलब सत्ता पक्ष की तरफ, तो सरकार जो योजनाएं लाएगी, सरकार जो आगे कार्यक्रम, विकास कार्यक्रम लाएगी, विकास योजनाएं लाएगी, जो आम जनता के लिए चीजें लेकर आएगी, उनका ये प्रचार प्रसार करेंगे, बात रखेंगे, लोगों को समझाएंगे, बताएंगे, देखिए गवर्नमेंट हमारी ये ला रही है, वो ला रही है, ये कर रही है। विपक्ष में होंगे तो प्रशंसा भी कर सकते हैं, हालांकि विपक्ष प्रशंसा तो करता नहीं है कभी। ये भी एक ट्रेंड है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी आपको, कि सरकार की हर बात की आलोचना। ये भी गलत है। आपको सही जानकारी एक आम आदमी तक पहुंचानी चाहिए, ना कि आप उसको गुमराह करें। तो ये भी पार्टियों का ट्रेंड है। तो विरोध करेगा, अगर दोनों में से किसी में शामिल नहीं है तो अपने क्षेत्र विशेष की बात करेगा, जहां से वो आता होगा, अपने उस क्षेत्र की बात करेगा, राज्य की बात करेगा। सरकार गठन का काम हो गया, अपने क्षेत्र की समस्याओं का काम हो गया। उसके बाद जो जैसे वोटिंग होती है, कोई कानून बनना होता है, विधेयक वगैरह आते हैं, सरकार बिल लेकर के आती है, तो उन सब पे वो वोट करेगा, यानी कि कानून बनाने में भी उसकी भूमिका होती है। एक्चुअली होता क्या है कि ये विधायिका है, तो विधायिका का काम ही ये होता है कानून बनाना, उनको लागू करना, चर्चा करना, और उनको मतलब आगे पीछे करते रहना, घटाते बढ़ाते रहना कि कब, क्योंकि समय के अनुसार चीजें बदलती रहती हैं। आज से इतने साल पहले जब संविधान बना था तब कुछ और परिस्थितियां थी, आज के समय में कुछ और परिस्थितियां। तो ये सब जो है इनके कार्य होते हैं, मुख्य मुख्य कार्य यही हैं। और बाकी तो छोटे मोटे बहुत सारे कार्य होते हैं जो ये लोग करते हैं, इनको अपने पद के अनुरूप मिलते हैं। संसद की समितियां होती हैं जिनमें इन लोगों को चुना जाता है, भाग लेते हैं, और ये सारी चीजें जो हैं होती हैं, ये कार्य है। तो साथियों, अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल गई, आप जनप्रतिनिधि हैं, देश की सरकार चलाने में आपकी कुछ भूमिका होगी। आप देश के लिए कानून बनाएंगे, उसमें आपकी भूमिका होगी, मतलब देश के लिए जो कानून बनेगा आप भी बना सकते हैं, प्राइवेट बिल भी, कोई भी संसद सदस्य। ये भी मैं आपको यहाँ पे बता दूं, संदर्भ है इसलिए बता रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि बिल सरकार ही लेकर आए, किसी कानून के लिए सरकार ही लेकर आए, एक प्राइवेट बिल भी आ सकता है। मतलब एक संसद सदस्य भी जो है अपना एक बिल लेके आ सकता है, बिल ला सकता है कि जी मैं ये प्रस्ताव रखना चाहता हूँ, ये कानून देश में होना चाहिए। तो इतने बड़े पद पर आप, महत्वपूर्ण पद पर पहुंच गए, लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं, तो क्योंकि आप अपना कार्य आसानी से कर सके, आपको कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, इसके लिए संसद सदस्य को, यानी सांसद महोदय, जो महोदय या महोदया होती है, उनको हम, मतलब हमारा देश, हमारी सरकार, हमारा संविधान, उनको कुछ विशेषाधिकार और बहुत सारी सुविधाएं, ये आपको आगे समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि कुछ विशेषाधिकार और बहुत सारी सुविधाएं। कुछ विशेषाधिकार और बहुत सारी सुविधाएं उनको प्रदान, ताकि वो अपना कार्य ईमानदारी से, स्वच्छता पूर्ण तरीके से और सही से कर सके। मतलब कोई ऐसा अभाव ना आए कि जी हम कर नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात विशेषाधिकार की कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा एक तो विशेषाधिकार जो है कि संसद सदस्य संसद के अंदर कुछ भी बोल सकता है। प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को गाली भी दे दे, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, लेकिन अंदर, बाहर देगा तो पकड़ा जाएगा, अंदर देगा कोई एक्शन नहीं होगा। आप लोग देखते होंगे कई बार मर्यादा भूल जाते हैं हमारे सांसद और कई प्रकार की टिप्पणियां कर देते हैं जो
सामान्यतः नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनको पता है उनको कुछ नहीं होने वाला, वो बोल सकते हैं, उनका विशेषाधिकार है। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज, अगर संसद का सत्र चलने वाला है, जब मैं संसदीय प्रक्रिया पढ़ाऊंगा तो ये चीजें आपको बता दूंगा, संसद सत्र क्या होता है, बिल क्या होते हैं, एक्ट क्या होते हैं, समितियां क्या होती हैं। दूसरी चीज की संसद का सत्र शुरू होने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक आप किसी सांसद को गिरफ्तार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ताकि वो संसद की प्रक्रिया में ले सके, उसकी तैयारी कर सके और को इम्प्लीमेंट करवा सके जो उसने सोची। ये भी विशेषाधिकार है, हालांकि फायदा इसका कम होता है, नुकसान ज्यादा है। तो ये हो गया। तीसरी चीज, संसद भवन के परिसर में सांसद को पूरी छूट है कुछ भी करने की। कुछ भी करने इन द सेंस की मतलब वो कुछ भी बोल सकते हैं, कह सकते हैं। संसद के अंदर लोकसभा या राज्यसभा में जो कार्यवाही चली उसके बारे में बात कर सकते हैं। ये बता दे आकर के कि प्रधानमंत्री ने मुझसे कान में ये कहा था, तो आप उसको रोक नहीं सकते, और वो छपवा भी सकता है, उसको प्रकाशन की भी अनुमति है। तो अगर वो ये छपवा दे कि मैं सांसद था और मुझे जो है प्रधानमंत्री ने कान में आके ये कहा था कि तुम गधे हो या बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, मतलब तारीफ भी हो सकती है, बुराई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो आप उसको वो छपवा भी सकता है। गधा कहेगा तो कोई छपवाएगा नहीं, लेकिन मतलब बता सकता है, अपनी बात वो रख सकता है। वहां पर ऐसा कोई वो नहीं है कि आप जी प्रधानमंत्री की बात नहीं। अच्छा, ये विशेषाधिकार इसलिए मिले ताकि वहां पे भाई अगर मैं जनप्रतिनिधि हूँ और मैं डर रहा हूँ तो मैं अपनी बात कैसे रखूँ? संसद परिसर, अच्छा संसद भवन के अंदर जो जहाँ पे लोकसभा या राज्यसभा का जो सदन होता है वहां तो चलो ठीक है, मैंने बोल दिया प्रधानमंत्री की धज्जियां उड़ा दी किसी बात पे बाहर निकलते ही मुझे पकड़ लिया सिक्योरिटी ने, आजा बेटा अब तो तुम फंसा बेटा सही सही। तो इसलिए ये अधिकार दिए गए ताकि आप निष्पक्ष रूप से काम कर सकें। इन अधिकारों का प्रयोग कम होता है, दुरुपयोग ज्यादा। आपने एक चीज और भी देखी होगी कि संसद से जैसे किसी को निष्कासित कर दिया जाता है या मतलब सस्पेंड कर देते हैं कुछ समय के लिए या इस तरीके की चीजें, तो महात्मा गांधी जी की मूर्ति संसद में लगी हुई है, उसके नीचे जो है वहां पे धरना दे देते हैं, धरना दे के बैठ जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं अंट संट जो उनमें आता है। उनको पता है यहाँ बोल लो, आप यहाँ से बाहर निकल के बोलोगे, जैसे ही आप संसद भवन के बाहर आकर के बोलोगे आप पर जो है प्रोसीडिंग शुरू हो जाएंगी। सरकार जो लॉ है हमारे, वहां अंदर आपके ऊपर कोई प्रोसीडिंग शुरू नहीं होगी। बाहर हो सकता है पुलिस आपको अनुमति ना दे धरना करने की संसद भवन के बाहर, है ना, वीआईपी इलाका होता है, काफी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अंदर पुलिस घुस नहीं सकती, तो आप कुछ भी करो। बाकी संसद के अंदर लोकसभा हो या राज्यसभा हो, बिना अध्यक्ष की अनुमति के, एक चीज यहाँ पे भी बता दूं आपको, लोकसभा का अध्यक्ष मैंने बताया कैसे चुना जाता है। राज्यसभा का अध्यक्ष हमेशा उपराष्ट्रपति महोदय ही होते हैं। जो देश के उपराष्ट्रपति महोदय होंगे वो ही राज्यसभा के सभापति होंगे, ये निश्चित है। ठीक है, तो अगर राज्यसभा में है तो उनकी अनुमति के बिना कोई काम नहीं हो सकता, और लोकसभा में है तो उनकी अनुमति के बिना भी काम नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर सारी व्यवस्था उनके हाथ में ही होती है। प्रधानमंत्री जी भी लोकसभा अध्यक्ष को जब एड्रेस करते हैं, कोई बात कहते हैं, तो वो माननीय सभापति जी कहते हैं। ठीक है, वहां कहना पड़ता है, बाद में चाहे वो अपना उसके पीछे कुछ भी करते हैं, तो क्योंकि सम्मान देना पड़ता है संवैधानिक, तो इसीलिए ये बनाया गया है। तो इस प्रकार से ये विशेषाधिकार ये भी मिला हुआ है संसद सदस्यों को। तो इस प्रकार से ये 3-4 विशेषाधिकार जो है मेन जो मुख्य मुख्य हैं जो इनको मिले हुए हैं। और अब हम बात करेंगे इनको मिलने वाली सुविधाओं। तो अब हम सुविधाओं की बात कर लेते हैं कि हमारे जो सांसद महोदय हैं या महोदया है, माननीय सांसद जो हैं, उनको क्या क्या सुविधाएं सरकार या एक तरह से कह लीजिए कि संविधान को प्रदान। सरकार में भी सांसद ही शामिल, तो वो कैसे कैसे सुविधाएं मिलती। विशेषाधिकार के लिए भी एक एक्ट है जिसके तहत ये सुविधाएं इनको प्रदान की जाती, और मतलब विशेषाधिकार,
और अन्य जो सुविधाएं मिलती हैं उनके लिए भी एक्ट है, अधिनियम है, जिसमें बार बार संशोधन होता रहता है। आखिरी संशोधन 2021 में हुआ था, उसके बाद से संशोधन नहीं हुआ है। तो सैलरी वगैरह, भत्ते वगैरह वहीं से सब डिसाइड होते हैं। तो देखिए, एक जैसे मैंने बताया, सबसे बड़ी सुविधा तो यही है कि आप आम से खास हो जाते हैं, माननीय आपके नाम के आगे लग जाता है, आप माननीय हो जाते हैं। मुझे तो कोई माननीय बुलाएगा नहीं, माननीय अनुराग श्रीवास्तव, मुझे तो अनुराग ही कह लें, वही आदमी तमीज से बात कर ले, बड़ी अच्छी बात है मेरे लिए, किसी के लिए। तो ये माननीय हो जाते हैं। दूसरी चीज, लुटियंस दिल्ली में इनको बंगला मिलता है बढ़िया, सांसद महोदय या महोदया को रहने के लिए। तो बंगला जो मिलता है, अब आप कहोगे कि सर लुटियंस दिल्ली शब्द मतलब लुटियंस दिल्ली में ही क्यों? तो देखिए, जितना भी हमारा जो भी देश की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली के अंदर भी जितना जो कुछ संसद भवन है हमारा, मंत्रालय है, प्रधानमंत्री कार्यालय, ये सब लुटियंस दिल्ली में आता है। लुटियंस दिल्ली बेसिकली उसको इसलिए बोला जाता है कि वास्तुकार थे लुटियंस, जिन्होंने उसको बसाया था, बनाया था। एक तरीके से आप ऐसे समझिए कि नई दिल्ली जो जिला है, दिल्ली के अंदर नई दिल्ली जो एक जिला है, वो लुटियंस दिल्ली का हिस्सा था, मतलब उसी में लुटियंस दिल्ली आती है। या हम कई बार रायसीना हिल भी बोल देते हैं। तो आसपास का एरिया है, अगर आप उस एरिया में गए हो तो आपने देखा होगा, वहां पर बहुत सारे बंगले होंगे, बहुत सारे लगातार बने हुए हैं बंगले, कनॉट प्लेस के पीछे की साइड से लेके और आप पूरा इंडिया गेट की साइड में और उधर की साइड में सब जगह आपको बंगले बंगले ही मिलेंगे। तो ये सब सांसद जो हमारे माननीय सांसद हैं, उनके लिए ही ये सुविधा उपलब्ध होती है। अच्छा, अगर ऐसा हुआ किसी वजह से किसी सांसद को नहीं मिल पाया बंगला रहने के लिए, तो वो होटल में रह सकता है 5 स्टार, और उसका खर्चा सरकार उठाती है, जब तक उसको बंगला अलॉट नहीं हो जाता। तो यहाँ भी कोई टेंशन नहीं, रहने की आपको कोई टेंशन नहीं। ये तो आपको मिलता है दिल्ली में। उसके बाद आप अपने क्षेत्र में जहाँ जाते हैं, वहां तो खैर सब घर में ही रहते हैं ज्यादातर, नहीं तो वहां पे भी कैंप कार्यालय वगैरह होते हैं। दूसरी चीज की आपको बिजली फ्री है, आपके लिए 50,000 है साल, 4,000 किलो लीटर पानी मुफ्त है, 2 टेलीफोन जिसमें 1.5 लाख कॉल मुफ्त हैं आपकी, आप कर सकते। हवाई यात्रा, रेल यात्रा या तो फ्री होती है या आपको पास मिलते हैं, छूट मिलती है कि भाई आप ठीक है, आप क्योंकि माननीय सांसद हैं तो आपको 10% किराया देना है। तो इस तरीके की ये सुविधाएं हैं इनको जो। उसके अलावा गाड़ी की सुविधा है, जैसे दिल्ली में रहेंगे तो अपने बंगले से संसद भवन आने तक के लिए गाड़ी मिलेगी। क्षेत्र में जाएंगे तो क्षेत्र के लिए 2,000 रुपए प्रति, जैसे अगर कोई मीटिंग रखते हैं संसद भवन में, जब संसद चल रही होती है, तो 2,000 रुपए प्रतिदिन प्रति मीटिंग इनको मिलता है, अलाउंसेस। ऐसे ही सैलरी है, अब जो सैलरी इनको मिलती है वो तो मिलती ही है, सैलरी तो बहुत कम मिलती है, वगैरह इस तरीके से बहुत ज्यादा हो जाते हैं। क्षेत्र में जाएंगे तो वहां के लिए भत्ते हैं, काम करने के लिए, स्टाफ रखने के लिए भत्ते मिल रहे हैं। तो ये इस तरीके से इनको सुविधाएं हम अपने माननीय सांसदों को उपलब्ध करवाते हैं। अब ये सुविधाएं मिलती किस लिए हैं? ये सुविधाएं इसलिए नहीं मिलती हैं कि आप माननीय हैं इसलिए आपको ये सुविधाएं दी जा रही हैं। देश के राष्ट्रपति को भी जो सुविधा उपलब्ध है, जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, वो इसलिए कराई जाती हैं कि आप देश के राष्ट्रपति हैं, आपके ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी है। इसी तरीके से एक राज्यसभा या लोकसभा सांसद को सुविधाएं इसलिए प्रदान की जाती हैं, विशेषाधिकार इसलिए दिए जाते हैं, ताकि आप अपने कार्य को पूरी ईमानदारी निष्ठा से कर सकें, जिस कार्य के लिए आप निर्वाचित होकर के आए, ना कि उनका गलत फायदा हो। तो इस प्रकार की चीजें हैं। मेडिकल फैसिलिटी, पूरी तरीके से चिकित्सा फैसिलिटी फ्री है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो एक गवर्नमेंट चलाती है, उसमें जो क्लास 1 अधिकारी होते हैं, फर्स्ट क्लास जो अधिकारी होते हैं, उनके लेवल की सुविधाएं सांसद महोदय या महोदया को मिलती है।
उनको भी मिलती है, उनके परिवार को भी मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसे वहां पे फैसिलिटी होती है कि किसी सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं हो सकता तो आप प्राइवेट में करवा लो, रेफर कर देंगे, वो सारा खर्चा सरकार उठाएगी। अगर आपको सिक्योरिटी की जरूरत है तो वो भी आपको सरकार प्रदान करेगी। तो इस तरीके से आने जाने के लिए आप अपने साथ अपने घर परिवार वाले को भी ले जा सकते हैं, किसी को, उसके लिए भी आपको सुविधा मिलती है। तो इस प्रकार से ये सारी काफी सारी सुविधाएं हैं। सांसद जो हमारे माननीय सांसद हैं उनको हम मतलब सरकार की तरफ से कह लीजिए, देश की तरफ से कह लीजिए, उनको प्रदान की जाती हैं, दी जाती हैं, ताकि वो अपने कार्य को अच्छे से कर सके। अब यहाँ एक समझने वाली बात है कि देखिए ये सब इसलिए प्रदान किया जाता है कि अब मान लीजिए मैं हूं, अब मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं बंगले में जा रहा हूँ, मुझे कहीं भी रुकना पड़ सकता है, मुझसे 50 लोग रोज मिलने आएंगे। तो अगर पता चला मेरा वेतन ही इन सब में खत्म हो गया तो मैं काम क्या करूंगा? मैं तो वेतन की चिंता में ही रहूंगा, या गाड़ी की चिंता में रहूंगा, या क्षेत्र में जाऊंगा ही नहीं, कहूंगा मैं नहीं जा रहा, कैसे करते तो जाएंगे। ये सब चीजें होती है। तो भाई इसलिए उनको ये सब इसलिए दिया जाता है कि आप टेंशन फ्री रहिए, आपका काम है जनप्रतिनिधित्व, आप जनप्रतिनिधित्व करिए, जनप्रतिनिधित्व की समस्याएं लाइए, उनको रखिए, उनको सुलझाइए, उनको उठाइए संसद में, और बाकी की सारी आपको सुविधाएं हम देंगे ताकि आप टेंशन फ्री रहें। आपको कोई टेंशन नहीं, पानी आ रहा है कि नहीं, बिजली आ रही है कि नहीं, ये हो रहा है कि नहीं। अभी तक एक सुविधा और थी कि संसद भवन में जब संसद सत्र चलता था तो मतलब जितनी अच्छी प्रीमियम थाली खाने की, बाहर एक आम आदमी तो खैर नहीं खा सकता, बड़े बड़े अमीर लोग जो कई हजार रुपए में खाते थे, वो हमारे माननीय सांसद जो हैं वो कुछ रुपए में उनको उपलब्ध थी कैंटीन में। नरेंद्र मोदी जी ने वो खैर बंद करवा दी है, प्रशंसनीय था। खाना अपना बना लेके आओ, खाने की भी जिम्मेदारी सरकार की नहीं, खाना भी सरकारी। तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा और भी छोटी छोटी सुविधाएं होती हैं बहुत सारी, भाई वीआईपी हो जाते हैं आप अपने आप में, तो ये सब सुविधाएं मिलती। अच्छा ये तो हो गई कि आप काम कर रहे हैं, अब साहब कभी तो रिटायर भी हो गया, आप हो सकता है अगला चुनाव हार जाओ, जनता तो अच्छों को ये वो बता देती है ना। तो आप रिटायर हो गए क्योंकि आपने देश के लिए इतना किया है, कितना किया है वो तो सबको पता है, ऐसी बात नहीं है, अच्छे लोग भी काम। तो क्योंकि आपने देश के लिए योगदान दिया है, देश की संसदीय व्यवस्था में, विधायी व्यवस्था में आपने योगदान दिया है, आपने कार्य किया है, तो सरकार आपको रिटायर होने के बाद कुछ पेंशन भी देती है। सेकंड एसी का रेलवे का पास फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है आने जाने के लिए, पेंशन मिलती है। इसके अलावा आप जितनी बार सांसद बनते जाएंगे, मान लीजिए अगर आप 5 बार सांसद पर, सबसे पहले आपको पेंशन मिलेगी, एक बार मैं एमपी बना तो मुझे मिलेंगे 8,000 रुपए। उसके बाद फिर अगली बार चुना गया तो फिर मैं नहीं चुना गया तो मुझे पेंशन मिलेगी 10,000 रुपए, 2,000 रुपए प्रति सांसदी कह सकते हैं हम, कि प्रति सांसदी जितनी बार आप सांसद चुने जाएंगे अपनी पेंशन में 2,000 रुपए आप ऐड करते जाएंगे। जिनको 30 साल हो गए हैं उनकी पेंशन 60-70,000 80,000 रुपए है। तो ये इस तरीके से ये कैलकुलेशन है, ये भी एक इनको जो है दिया जाता है कि भाई आपने देश के ऊपर बहुत एहसान किया है काम करके, तो आप ये सुविधाएं ले लें। तो साथियों अब चलते चलते हम विश्लेषण कर लेते हैं। मैंने बहुत वीडियो में काफी सारी हास्यास्पद बातें भी कही हैं काफी लोगों को, तो देखिए ऐसा नहीं है। मैं बताऊं आपको कि जो ये थ्योरी आई थी, जो सुविधाएं देने की बात उठती है, विशेषाधिकार देने की, जैसे मैंने बीच में भी बताया आपको, तो ये सारी बातें, ये सारी सुविधाएं, ये सब इसलिए किया गया है ताकि आप टेंशन फ्री होकर अपना काम कर सकें जो आपका कार्य है। अब ये व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर करता है। हमारे देश में बड़े बड़े नेता हुए हैं, बड़े बड़े महान लोग हुए हैं जिन्होंने संसद के दोनों सदनों को या किसी एक सदन को सुशोभित किया है, और बहुत काम उन्होंने किया है। ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे बहुत सांसद हैं जिनकी इतनी लोकप्रियता है उनकी कि मतलब आदमी नाम से, एक तो होता है डरा धमका के वोट लेना, एक होता है काम से। तो लोग मतलब काम से आदमी इतना खुश है उनसे कि आदमी कहेगा नहीं वोट तो मैं इनको ही दूंगा। या जो मैंने सबसे शुरू में आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट पड़ रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी भी एक सांसद ही है, देश के प्रधानमंत्री हैं, देश को लीड कर रहे हैं, इतना मजबूत नेतृत्व वो प्रदान कर पा रहे हैं,
तो इसीलिए तो आदमी उनको वोट दे रहा है, इसीलिए तो चाह रहा है। हालांकि उसका दूसरा पहलू भी है जो मैंने बताया, लेकिन एक पहलू उसका ये भी है, तो हम उसको पॉजिटिव वे में भी देख सकते हैं कि भाई क्यों क्यों मैं चाहता हूँ कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने, राहुल गांधी देश के नेता बने, क्योंकि मुझे पता है कि राहुल गांधी के अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो कर सकते हैं, या नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, राजनाथ सिंह जी हैं और कई बड़े मंत्री हैं, राहुल गांधी जी खुद हैं, दो दो जगह से चुनाव लड़ते हैं, कभी हारते ही नहीं, तो कभी एक दो बार हार भी गए बीच में। तो ये सब व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर करता है। ऐसे भी बहुत से सांसद हैं जो एक बार तो गलती से चुन लिए गए, पब्लिक ने कहा अच्छा ठीक है बेटा 5 साल तुमने नहीं दिखाया मुझे कहीं से कर ला, अब तुम अगले इलेक्शन में बताते हैं, और वो हार गए। तो आप कई लोग हैं जैसे राजनाथ सिंह जी हैं, आपके लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और भी बहुत सारे सांसद हैं, बहुत सारे नेता हैं जो अपने कार्य के कारण, अपने कार्यों के कारण, या अपने उन कार्यों के कारण उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा बन गया। आप सरकार में जाकर के शामिल हो रहे हैं, आप केंद्रीय गृह मंत्री बन रहे हैं, आप केंद्रीय रक्षा मंत्री बन रहे हैं, या आप केंद्रीय मंत्रिमंडल में किसी भी अच्छे पद पर जा रहे हैं, आप देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो ये आपके कार्यों की ही बदौलत है। वो देश आपको याद रख रहा है, देश आपको सम्मान देता है, आपके ना होने पर भी आपको सम्मान दिया जाता है, तो ये आपके कार्यों की ही बदौलत है। और मान लीजिए आप विपक्ष में हैं, तो विपक्ष में विपक्ष का नेता होता है, उसको पूरा कैबिनेट, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि विपक्ष का नेता होता है तो कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया जाता है और सारी सुविधाएं होती हैं, या सम्माननीय लोग होते हैं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो चाहे सत्ता पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, लेकिन सबके सम्माननीय, तो मतलब सबकी तरफ से उनको सम्मान ही मिलता था। लाल कृष्ण आडवाणी जी हो गए, और भी लोग हैं ऐसे काफी। तो ये लोग भी वहीं से निकल के आए, इन्होंने भी वहीं से शुरुआत की, कभी तो शुरुआत की होगी। तो ये है, तो इसलिए ये अब यहाँ पर सुविधाएं मिलना और ये सब होना, ये इसीलिए मिला भाई, अगर इनको ये सब सुविधाएं ना मिलती तो ये नहीं कर सकते ना। देश के प्रधानमंत्री के पास अगर वो ये सोचेगा कि मेरे बच्चों ने खाना खाया कि नहीं खाया, और मेरे घर में राशन सब्जी है कि नहीं है, तेल है कि नहीं है, तो वो देश के लिए कैसे कर पाएगा। तो ये सुविधाएं इसलिए दी गई थी, इसलिए इनकी व्यवस्था की गई, इसलिए ये बनाई गई। लेकिन इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। क्या? विशेषाधिकार और सुविधाओं का दुरुपयोग। जो मैं बीच में बार बार टांग खींच रहा था सांसद लोगों की, उसका पीछे कारण ये, आप सुविधाओं का तो उपयोग करते हैं, पब्लिक को 200 यूनिट फ्री बिजली दिल्ली में मिल रही है, सबको दिक्कत है। एक एमपी को 50,000 यूनिट आप साल में दे रहे हैं, मुझे तो अगर साल में ही मिलेगी तो 1200 यूनिट 2400 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, लेकिन एक सांसद महोदय को 50,000 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है। मैं रिचार्ज करवा लूं तो 3,000 में साल भर का मेरा रिचार्ज हो जाएगा, मुझे साल भर फ्री कॉल्स की सुविधा उपलब्ध है। लेकिन सांसद महोदय को आप 1.5 लाख कॉल्स की सुविधा दे रहे हो अलग से, इतने में भी नहीं आती होगी। तो इस तरीके की चीजें हैं। अब जब आप इन चीजों का गलत फायदा उठाते हैं, गलत तरीके से उनका इस्तेमाल करते हैं, संसद में खड़े होकर के, आप सदन में खड़े होकर के, आपको विशेषाधिकार है, आप कुछ भी बोलेंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप कुछ भी बोलेंगे, किसी को गालियां देने लग जाएंगे, किसी स्त्री की इज्जत नहीं करेंगे, किसी का सम्मान नहीं करेंगे, या पद की गरिमा नहीं बना के रखेंगे। भाई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या और जितने भी पद होते हैं, तो इनकी भी एक गरिमा होती है, एक गरिमा बना के हम तमीज से नाम लेते हैं, तमीज से बात। तो ये सब चीजें हैं। तो मेरा जो विश्लेषण है वो ये है, सुविधाएं मिलनी चाहिए, कटौती भी की जा सकती है कुछ अगर सरकार चाहे तो। हालांकि जब भी सुविधाओं की बात आती है, देखिए सबसे ज्यादा एकता तभी दिखाई देती है सारे सांसदों में। जब भी इनके बिल में पैसे बढ़ाने की बात आती है तो कोई भी एक आदमी विरोध नहीं करता, सब कहते हैं हाँ हमारी तो तनख्वाह ही नहीं बहुत कम है, और बढ़ाओ, और सुविधाएं बढ़ाओ, और बढ़ते जाओ। सबसे ज्यादा एकता उस टाइम देखने को मिलती है, पक्ष विपक्ष एकदम शांत, पता ही नहीं चलता पब्लिक को बिल पास। तो ये चीजें होती हैं, लेकिन इनका सत्ता का दुरुपयोग, या आपको जो फैसिलिटी, आपको जो सुविधाएं मिली हैं उनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और वर्तमान में इनको अपडेट करने की भी जरूरत है, जिससे कम खर्चे में हमारे सांसद महोदय ज्यादा अच्छे तरीके से कार्य कर सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक